राजीव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे आदेश हुआ था कि राजीव जी के विचारों के बारे में कुछ बात मैं करूं। देखिए, राजीव जी ने प्रधानमंत्री के रूप में बहुत से काम किए, उनके बारे में आप चर्चा करेंगे कि उन्होंने युवाओं को वोट देने का अधिकार दिलाया, उन्होंने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया, उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई वगैरह बहुत सी बातें हैं जो ऐसे प्रधानमंत्री उन्होंने की। देश के हर प्रधानमंत्री अपने समय में कुछ न कुछ नया करता है और उसमें राजीव जी ने अपने समय को पहचान कर बहुत सी नई बातें हमारे सामने रखी, जिसका इम्पैक्ट आज भी भारत पर है। मैं यहाँ पर चूंकि ये पीसीसी का कार्यक्रम है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किए उसके ऊपर चर्चा न करके मैं सिर्फ ये दो बातें बताना चाहूंगा, आपसे साझा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस भारत को कहां ले जाना है इसके बारे में क्या बात की और उसको हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बातों को ध्यान में रखकर भारत को आगे ले जाएं और उन शक्तियों का मुकाबला करें जो राजीव जी के सपनों के भारत को समाप्त करने पे लगे हुए हैं। सबसे पहली बात जो राजीव जी जिसे कहते हैं आइकॉनिक थॉट, जिसको राजीव जी का नाम आते ही जो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है वो है कि उन्होंने एक बात कही थी। वो बात कही थी उन्होंने 1985 कि भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना है और उसके लिए आधुनिकता की आवश्यकता है। आधुनिकता उनके जहन में थी। आधुनिकता का क्या अर्थ है? आधुनिकता का अर्थ यह नहीं कि हम मोबाइल चलाएं, वो तो टेक्नोलॉजी का अर्थ है। आधुनिकता में मोबाइल चलाएं, माइक हमारे पास, बिल्डिंग बनाए और दूसरे उपकरणों का उपयोग करें, वो आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता होती है विचारों की। विचार क्या है जिसके आधार पर भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना है? राजीव जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस सशक्त परंपरा का प्रतीक कर रहे थे जो राजा राममोहन राय से आरंभ हुई थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी नहीं हुई। इन्होंने सबसे पहले भारत की रूढ़ियों को समाप्त करने, जो भारत को पीछे ले जा रहे हैं, पिछड़ा रख रहे हैं, उनको समाप्त करने की बात की, जिसको राजनीतिक रूप से बाद में कांग्रेस पार्टी ने 1885 की स्थापना के बाद में आगे बढ़ाया। हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन में देखें तो गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो आधुनिकता का पहला प्रयोग था। आधुनिकता का अर्थ है जो विचारों के स्तर पर होनी चाहिए, जिसको बार बार राजीव जी ने बताया कि हम अपने विचारों पर विवेकशील तरीके से विवेकशील व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। विवेकशील व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का अर्थ है जो प्रजातंत्र में हमको सिखाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना विवेक है कि वो वोट देकर ही चुन सके कौन शासन करेगा। वो व्यक्ति चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, पतला हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, संपत्ति वाला हो, बिना संपत्ति वाला हो, किसी भी तरह का हो। बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक चीज में सब लोग समान हैं और वो है उनकी सोचने की शक्ति कि हम पर शासन कौन करेगा। ये सोचने की शक्ति तब हम समाज में लागू कर सकते हैं जब हम इसके अलावा किसी प्रकार की बात न करें। किसी प्रकार की बात करने का क्या अर्थ है? अगर हम जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं, तो हम विवेक की बात नहीं कर रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है, जो राजीव जी के इस बात को और इस सोच को समाप्त करने में लगा हुआ है, पिछले 12-13 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं कि जो लोग इस समय सत्ता में हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, सोचना नहीं है, इमोशंस जगाना है। हमको नए हॉस्पिटल्स नहीं बनाने हैं, हमको सड़कें नहीं बनानी है, हमको मस्जिदों को खोदना है, हमको कब्रों को खोदना है, हमको ढूंढना है कि औरंगजेब ने क्या किया था, हमको ढूंढना है कि 500 साल पहले क्या हुआ था। हम विवेक से काम नहीं करेंगे, हम इमोशंस को जगाएंगे। उनसे पूछना चाहिए कि भारत की महानता का जो बात वो कहते हैं वो अंग्रेजों के समय जरूरी थी, जब अंग्रेज अपनी संस्कृति को महान बता रहे थे। आज हमको आपस में एक दूसरे को भारत महान है कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग भारत के वासी हैं, हम सबको पता है हमारा भारत महान था। कौन किसको कह रहा है कि भारत महान है? किसको बताना चाहते हैं? ये लगभग ऐसा ही है कि हिंदी दिवस पर जब भाषण होता है तो हिंदी बोलने वाले को कहते हैं कि हिंदी में बोलो, और सब हिंदी वाले ही है, तो क्या बता रहे हो? तो भारत के सब लोग हमें क्या बता रहे हो? भारत महान
हमें महान बनाना है, आगे बढ़ना है। जो महानता उसको महानता समाप्त की जा रही है। जाति धर्म के नाम पर विवेकशील व्यवहार को समाप्त किया जा रहा है, जो राजीव जी का सपना था। तो हमारा ये प्रण होना चाहिए कि हमें हर स्तर पर ये लड़ाई लड़नी है, न केवल राजनीतिक स्तर पर सामाजिक स्तर पर भी, कि हम विवेकशील व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। दूसरी बात जो राजीव जी ने बार बार कही वो थी उनकी युवाओं पर फोकस। अब जानते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी में उन्होंने कई नए युवाओं को मौका दिया, जैसे चिदम्बरम जी है, राजेश पायलट साहब है, या सिंधिया जी थे, या गहलोत साहब को उन्होंने आगे बढ़ाया उस समय में। ये लोग जिनको नए लोगों को मौका दिया और यूथ को इस कांग्रेस की आइडियोलॉजी से ओतप्रोत किया, जिसके कारण से कांग्रेस की आइडियोलॉजी आज तक बनी हुई है। आज दूसरा खतरा जो हमारे सामने आ रहा है वो यह है कि हमारे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। राजीव जी मानते थे और हम भी मानते हैं कि युवा आधुनिकता के नजदीक होता है, युवा नए एक्सपेरिमेंट करता है, युवा देश को आगे बढ़ाना चाहता है, वो रिवोल्ट करता है, वो विवेक से बात करता है। लेकिन आज युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पुरानपंथी की तरफ ले जाया जा रहा है। कोरोना आ रहा है, उसका मुकाबला बीमारी है, उसका मुकाबला साइंस और टेक्नोलॉजी से करना चाहिए। लेकिन हमको कहा गया कि आप थाली बजाइए, थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा। हमको कहा गया कि इस तरह के काम कीजिए जिसका विवेक से कोई संबंध नहीं है। ऐसी बातें कर करके भारत के युवा को व्हाट्सएप पर, दूसरे सोशल मीडिया पर इस तरह से भड़काया जा रहा है कि वापिस से पुरान भक्ति में चले जाएंगे। हमें इन दो खतरों से सावधान रहना है। युवाओं को आधुनिक सोच की तरफ बढ़ाना है, और जो आधुनिकता की सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, सब में समान विवेक है और उसके अनुसार कार्य करें, इस सोच को आगे बढ़ाना है। अगर हम इन दोनों कार्य से प्रकार से करते हैं तो हमारी श्रद्धांजलि राजीव जी को पूरी तरह से दी जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने जो महत्वपूर्ण विचार रखे, और राजीव जी कहते थे कि भारत एक देश नहीं विचार है, और हम सबको मिलकर उस विचार को जिंदा रखने के लिए आज इस श्रद्धांजलि सभा में संकल्पित होना चाहिए। एक ऐसा भारत जहां पे सवाल पूछना गुनाह ना हो, एक ऐसा भारत जहां पे सवाल पूछना गुनाह ना हो और जवाब देना नेतृत्व की पहचान हो। इसी विचार संगोष्ठी में हमारे बीच में एक ऊर्जावान नौजवान कवि हैं, और वो अपनी कविता के माध्यम से उनके जीवन पे प्रकाश डाल लेंगे। मैं हमारे नौजवान युवा कवि श्री लोकेश जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कविता पठन करके और उनके जीवन पे प्रकाश डालें। लोकेश जी। राजीव गांधी जी की बलिदान दिवस पर आप सभी को एक कविता राजीव गांधी जी के जीवन पर सुनाना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी का जीवन किस प्रकार का था। कि देश का राजीव जी विकास कराया, 21वीं सदी का हमें सपना दिखाया, शिक्षा क्षेत्र में तो चमत्कार कराया, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खुलवाया, टेक्नोलॉजी का भारी बीड़ा उठाया, टेलीविजन का देश में जाल बिछाया, मोबाइल में फैक्स इंटरनेट चलवाया, सबसे ज्यादा जोर कंप्यूटर पे दिलवाया, सबसे ज्यादा जोर कंप्यूटर पे दिलवाया, सबसे ज्यादा जोर कंप्यूटर पे दिलवाया। पहले भी गद्दारों ने उत्पात मचाया था, फोर्स तो देकर संदेश जताया था, स्वर्गीय राजीव पे कलंक लगाया था, उन्हें दलाली का सौदेगार बताया था। असली तो नकली क्यों प्रतीत हुई थी, कारगिल में उन्हीं से ही जीत हुई थी। सैनिक जहां चाहते वहां निशाने लगते थे, केवल उन्हीं तोपों से घुसपैठी भगते थे, केवल उन्हीं तोपों से घुसपैठी भगते थे, केवल उन्हीं तोपों से घुसपैठी भगते थे। वही तो बेकार युद्ध लड़ी थी, दुश्मनों के आगे सीना तान खड़ी थी,
फोर्स तोपों ने दुश्मन को भगाया और टाइगर हिल पे तिरंगा लहराया। अरे वो फोर्स तोपों ने जो काम किया था, सेना ने राजीव का वहां नाम लिया था। अरे सैनिकों ने जब जब वार किया था, अरे तब तब राजीव का जयकार किया था, तब तब राजीव का जयकार किया था, तब तब राजीव का जयकार किया था। श्रीलंका में उग्रवाद बढ़ चुका था, उसके आगे प्रशासन भी झुक चुका था। अमेरिका तब वहां सेना भेजना चाहा और शांति के बहाने अड्डा बनाना चाहा। अपने निकट अमेरिका का अड्डा बन जाता, पड़ोस में होने से हमें आगे दिखलाता। ऐसे में राजीव जी ने यह तय कर लिया, शांति से न भेजने का निर्णय ले लिया, शांति से न भेजने का निर्णय ले लिया, शांति से न भेजने का निर्णय ले लिया। पड़ोसी है पहले से ना हम भेजेंगे, लंका से आतंक को हम नष्ट कर देंगे। सोचा जैसा वहां करके दिखलाया और आतंकवाद जड़ मूल से ही मिटाया। अंत समय भी उनकी खुशनसीब कहलाई थी, मौत भी आई तो पांव छूकर आई थी। ऐसे भारत रत्न नाम अमर हो गए, वो मरे नहीं देश पे शहीद हो गए। सबसे अच्छी पार्टी है यहाँ कांग्रेस, इसी ने कराया था आजाद भारत देश। केसरी प्रताप वे जोरावर हो हमीद, उनका पूरा परिवार हो गया शहीद। इसे बचाने को कई जाने भी गई, कई माताओं की गोदें सुनी हो गई। कहीं बहनों की राखी हाथ में रही, खुद सोनिया गांधी की भरी मांग धुल गई, सोनिया गांधी की भरी मांग धुल गई, सोनिया गांधी की भरी मांग धुल गई। इंदिरा के राजीव ने इतिहास रच दिया, मां की तरह बेटा भी शहीद हो गया। प्रियंका वे राहुल तो अनाथ हो पड़े, अपनी मां के साथ वो हताश हो पड़े। सारा देश दर्दनाक घटना से रो पड़ा, सोनिया पे शोक का तो आसमान ना पड़ा। उनका सोने का संसार लुट गया। कच्ची उम्र में ही जिनका राम रुठ गया, कच्ची उम्र में ही जिनका राम रुठ गया, कच्ची उम्र में ही जिनका राम रुठ गया। अगली पंक्तियां पढ़ता हूं, कई पल के भीगे तो ठीक जाने दीजिएगा। राजीव जी को प्रणाम करते हुए कि क्या माहौल रहा होगा कि लिपट तिरंगे में राजीव जी जब आया था, लिपट तिरंगे में राजीव जी जब आया था, सबकी थी आंखें नम गला भर गाया था। उन्हें पाकर के खुद मृत्यु भी रोई थी, उन्हें खोकर के स्वयं जिंदगानी रोई थी। सुबह को पूरब रोया, संध्या को पश्चिम रोई, उत्तर ने उत्तर मांगा, बिलखती दक्षिण रोई। दिल्ली का तो दिल रोया, बाग में बगीचा रोया, छुप छुप शत्रु रोया, फूट फूट साथी रोया। इलाहाबाद संगम रोया, अमलतास पेड़ रोया, चढ़ती हुई गाय रोई, उड़ता हुआ पक्षी रोया, शव से दिखती कलियां रोई, धुधु कर चंदन रोया। 10 जन्म पथ का तो कर्ण कर्ण रोया था, 10 जन्म पथ का तो कर्ण कर्ण रोया था। सोनिया जी लगे हुए घाव पहुंचने लगी, दिखता वो सुखारत ताप पहुंचने लगी। सब चाहते थे उसको सलाम करना, पांव झुकर के आखिरी प्रणाम करना। और जिसने निभाया एक राष्ट्रभक्त फर्ज को, प्राण देकर चुकाया जिसने मातृभूमि के कर्ज को, मातृभूमि का दुलारा वो अनन्य हो गया। तिरंगा बोला राजीव को पाकर मैं धन्य हो गया, तिरंगा बोला राजीव को पाकर मैं धन्य हो गया, तिरंगा बोला ऐसा नेता पा मैं धन्य हो गया। सोनिया का देश हित में त्याग है बड़ा,
फिर भी तुमने उनको विदेशी तक कहा। विदेशी महिलाओं का उपकार भी पड़ा और स्वर्ण अक्षरों में जिनका नाम है खड़ा, डॉक्टर एनी बेसेंट नाम किया था, आजादी के आंदोलन में साथ दिया था। मदर टेरेसा की सेवा महान कहलाई, अल्बानिया में जन्मी यहाँ संत कहलाई। क्या विदेशी महिलाएं महान ना होती? परमार्थ करुणा त्याग में क्या सीमाएं होती? अरे सोनिया जी वैसे भी विदेशी नहीं है। अरे वोट है तू छूटेगी विदेशी का ही है, वोट है तू छूटेगी विदेशी का ही है, वोट है तू छूटेगी विदेशी का ही है। सोनिया का देश हित सुहाग न रहा, बदले में तुमने उनको विदेशी तक कहा। सोनिया विदेशी नहीं, और अगली पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि सोनिया विदेशी नहीं विदुषी जरूर, और विदुषी का करेंगे सम्मान हम भरपूर, और विदुषी का करेंगे सम्मान हम भरपूर। सोनिया को विदेशी बताने वालों सुन लो, शादी बाद सासुरों मकाम हो गए सुन लो। अरे पति वाली गोत्र भी पत्नी की कहलाती, साथ साथ नागरिकता भी बदल जाती। अरे देश की बहू को तुम विदेशी कहते हो। अरे संस्कृति देश की कुचलते रहते हो, संस्कृति देश की कुचलते रहते हो, संस्कृति देश की कुचलते रहते हो। पल पोस कर बेटी जब बड़ी होती है, पल पोस कर बेटी जब बड़ी होती है, अपने पुरखों के कलेजे की कोर होती है। सांसारिक बंधनों से वो तो पीहर छोड़ती, पीहर जैसा ससुराल से संबंध जोड़ती। अरे माता वाली ममता वो सासू से चाहती है, बाकी अन्य प्रेम वो पति से पाती है। अरे संस्कार होए जहाँ सासरो हो गए, और सासरो ही बीनड़ी को आसरो हो गए, और सासरो ही महिला को आसरो हो गए, और सासरो ही महिला को आसरो हो गए। पीहर के परिवार का ना अब सार है, क्योंकि शादी बाद ससुराल ही आधार है। पति प्रेम में ही वो तो लाभ हानि आती, पति प्रेम में ही वो तो सब सुख झांकती। पति देश धर्म कर्म और शान होता है, पति ही तो औरत का भगवान होता है। अरे पति बिना कोमल हृदय उसका रोता रहता है, पति बिना स्वर्ग भी सुना सुना लगता है। अरे भेज भेज कर अब मत ठेस दीजिए, अब तो उनके जख्म ठीक होने दीजिए, अब तो उनके घाव ठीक होने दीजिए, अब तो उनके जख्म ठीक होने दीजिए। अंतिम चार पंक्तियां कि राहुल राजीव की प्यारी मधुर मुस्कान, इंदिरा जी का पोता पूरे विश्व में सम्मान, दादी और पिता देश हित में बलिदान, राहुल जी हैं उनकी अमानत महान। इंदिरा व राजीव की शहादत से लीजिए, उनकी अमानत को प्यार कीजिए, देश के बेटे को आशीर्वाद दीजिए। अब तो उनके आंसुओं को पहुंच लीजिए, अब तो उनके आंसुओं को पहुंच लीजिए, अब तो उनके आंसुओं को पहुंच लीजिए। जय भारत। बहुत बहुत आभार रमेश जी। ये जो पल बेहद भावुक और जिम्मेदारी का, और जो राजीव जी ने युवाओं को देखा था, उसमें उम्र नहीं थी, ऊर्जा था, विचार था, चिंतन था, और वही चिंतन इन लोकेश जी की कविता पत्र में मिला। अब मैं उनके जीवन में प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और बूंदी से विधायक श्री हरिमोहन शर्मा जी, वो पधारे और राजेश जी के जीवन पे अपने विचार, उनके योगदान पे। राजीव जी के लिए राजनीति विरासत नहीं, जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी का जो निर्वहन उन्होंने देश को प्रथम समझा और सर्वोच्च बलिदान दिया, उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा हरिमोहन जी की उनके प्रकाश डालें। हरिमोहन शर्मा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की श्रद्धांजलि सभा में विराजमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रोफेसर साहब, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय योगी साहब,
सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, कांग्रेस के सम्मानित सभी नेतागण और प्रेस के साथ राजीव गांधी के जीवन के संबंध में विस्तार से अलग अलग ढंग से अपने कथन से उनको श्रद्धांजलि देने का जो हमारे सामने अभी सामने जो आया, उसके अतिरिक्त मैं लंबी चौड़ी बात देकर एक निवेदन करना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी ने पूरे देश की राजनीति में व्यापक परिवर्तन किया और उस व्यापक परिवर्तन का ही दृश्य हमको जो देखने को मिलता है, उसमें अशोक जी गहलोत को मौका मिला, उसमें युवाओं को मौका मिला। पुरानी पीढ़ी परिवर्तन का जो संकल्प राजीव गांधी ने लिया और आज मैं भी उन्हीं की भावनाओं के अंतर्गत मैं पहला उम्मीदवार बना। अगर मतलब युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का राजीव गांधी संकल्प न लेते तो हमारा तो जन्म ही नहीं होता, पूरी राजनीति बेकार कर दिया जाता। तो युवाओं के परिवर्तन करने का जो संकल्प राजीव गांधी ने लिया, वो सबसे कीमती चीज है कि राजस्थान की राजनीति को ही नहीं, पूरे देश की राजनीति को बदलकर अरे युवा पीढ़ी को उन्होंने आगे बढ़ाकर सत्ता के सिंहासन पर बैठने के साथ साथ संगठन की बागडोर देकर राजस्थान को एक नई दिशा दी है। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए मैं अर्पित करता हूं। और राजीव गांधी जैसा व्यक्तित्व, राजीव गांधी जी जैसा प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी जैसा हमारे आदर्श, राजीव जी गांधी जी जैसा सीधा आदमी, सरल आदमी, हमें मौका मिला उनके साथ बैठ करके आधे घंटे तक की चर्चा करने का जब दौरे पे आए। इतना सीधा, सरल, निर्मल हृदय आदमी, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान में भी पीढ़ी परिवर्तन के दौर में राहुल गांधी जी उसी दिशा में चलकर एक नई दिशा देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, राजीव गांधी जी के आदर्शों को आगे लेकर सत्ता के साथ साथ संगठन को मजबूती देंगे। मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्रीमान जी। अब मैं विचार रखने की आमंत्रित करना चाहूंगा शिक्षाविद और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, वो पधारे और राजीव जी के जीवन के प्रकाश डाल के उनके विचारों से इस सभा में उपस्थित तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत करें। डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय सीताराम जी जोली, सभी एमएलए साहिबान, कांग्रेस अग्रिम संगठन के सभी पदाधिकारीगण और सभी साथियों, भाइयों, बहनों और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। राजीव गांधी जी ऐसे नेता थे जिनका ये कहना चाहिए सरल स्वभाव मन को बुलाए, यथालाभ संतोष सदाई। उन्होंने सदैव आम आदमी को ऊंचा उठाने की बात कही और 21वीं शताब्दी के भारत को बनाने के लिए उन्होंने पुरजोर काम किया। संचार क्रांति के जनक, कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी ने 21वीं शताब्दी के भारत का निर्माण करने में जो बुनियाद रखी, उसी के कारण आज भारत 5 विकसित राष्ट्रों में से एक है। इसी प्रकार उन्होंने नई शिक्षा नीति तमाम देश के शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, आम लोगों और तमाम अच्छे अच्छे शिक्षार्थियों से बातचीत करके, विद्यार्थियों से बातचीत करके नई शिक्षा नीति बनाई। 10-2 प्रणाली उन्होंने लागू की, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय लागू किए, संविधान का 74वां और 75वां संशोधन विधेयक लागू करके उन्होंने 5 साल में प्रतिवर्ष चुनाव कराने का एक आधार दिया। आज की सरकार उसको नहीं मान रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन उन्होंने 5 साल में
इन संस्थाओं का, नगर पालिकाओं का, नगर निगमों का, पंचायतों का चुनाव आवश्यक रूप से कराने की उन्होंने संविधान में व्यवस्था की। इसके साथ साथ ओबीसी को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, एससी एसटी को आरक्षण, ये सब काम उन्होंने किए। इसके साथ साथ दल बदल बहुत चरम सीमा पर था, उस दल बदल को रोकने के लिए भी उन्होंने कानूनी प्रावधान किए। इसके अलावा उन्होंने दलन दुगनी, तिलन दुगनी संचार क्रांति और इसके साथ लिटरेसी मिशन, ऐसे अनेक काम किए जिसके आधार पर उन्होंने प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे प्रदेश के बारे में भी उन्होंने राजीव लोंगेवाल समझौता किया। हमको रावी व्यास समझौते के अंतर्गत 1.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए था। एक तरीके से हमको बहुत कम मिल रहा था। 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी उन्होंने दखल देकर के समझौते में डलवाया और उसके कारण से हमारा हिस्सा रावी व्यास समझौते में ज्यादा मिलने लगा। उन्होंने हर कदम पर पूर्वोत्तर प्रांतों की जो भी समस्याएं थी उनको हल करने के लिए अलग अलग समझौते की और इसके साथ साथ 18 वर्ष के नौजवानों को मतदान का अधिकार दिया। कुल मिलाकर उन्होंने हर क्षेत्र में काम करने का जो प्रयास किया उसके लिए पूरा देश उनके प्रति नतमस्तक है। और वैसे तो नेहरू परिवार के बारे में कहा जाता है अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है ये नेहरू खानदान। समय में फिर देख लीजिए घर का घर परवाना है। इंदिरा जी ने अपनी कुर्बानी दी, राजीव जी ने अपनी कुर्बानी दी, गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी और देश के लिए समर्पित भावना से काम किया। एक उदाहरण जरूर मैं देना चाहूंगा। जोधपुर राजीव गांधी जी आने वाले थे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। रणथंभौर में मेरी ड्यूटी थी। रणथंभौर से मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने कहा कि आप आगे जोधपुर जाओ। रास्ते में भैंस का 2 बच्चे जो है कोई एक्सीडेंट कर गया तो उन लोग खड़े हो गए। इतने में 10-1 मिनट में इनका काफिला आ गया। रुक करके अशोक जी के कान में कुछ कहा। अशोक जी ने मेरे को कहा कि तुम इनको संभालो और जो भी उचित मुआवजा है उसको दे के आओ। जब वहां पर वो चले गए, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमको 500 रुपए दे दो। हमने 1000 रुपए दे करके और उसको हम आगे बढ़ गए। रात को कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग करने के बाद मुझे कहीं देख लिया और मुझे इशारा करके बुलाया और कहा कि उसको मुआवजा कितना दिया। मैंने कहा 1000 रुपए दिए। उन्होंने उसको ठग लिया। ये उनकी संवेदनशीलता का एक में परिचय है कि किस तरीके से वो आम आदमी के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति, मानव मात्र के प्रति वो संवेदनशील थे। मैं उन्हें अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सब लोगों का आह्वान करता हूं उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम संगठित हों, युवाओं को संगठित करें और पार्टी के लिए तन मन धन समर्पित करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत आभार आदरणीय कल्ला साहब। अब मैं इस संगोष्ठी में विचार रखने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने राजीव जी की जो लोकतंत्र की कल्पना थी कि लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार मतदान करने का नाम नहीं है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भागीदारी का नाम है और उसी भागीदारी को राजस्थान की विधानसभा में सतत निभाने वाले, राजस्थान की 8 करोड़ जनता के मुद्दों को मुखर करने वाले हमारे नेता डॉक्टर सीताराम जूली साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने राजीव जी की लोकतंत्र की मर्यादा को अपने आप में जीवन किया। आप पधारें और हमें विचारों से अनुप्रेरित करें। जूली साहब। परम सम्मानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी कल्ला जी, प्रताप सिंह जी, उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी पीसीसी के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष साहिबान, यहाँ उपस्थित सभी
अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, उपस्थित सभी कांग्रेसजन, उपस्थित सभी पत्रकार, आज हम याद कर रहे हैं देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी, जो युवा जरूर थे लेकिन उनका सपना इस देश को बहुत आगे ले जाने का, और उनके कार्यकाल में जो निर्णय लिए उस समय के निर्णय आज कारगर हो रहे हैं। आज हम एआई की बात करते हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं। जब राजीव जी इन सब चीजों को लेके आए, जब शुरुआत की उन्होंने, तब यही बीजेपी वाले इन कंप्यूटरों को बैलगाड़ी में रख के लेके गए थे और ये कहा था कि वे कंप्यूटर आ गया देश के अंदर बेरोजगारी लेके आएगा। और वो सोच राजीव गांधी जी की इस प्रकार की थी कि आज दुनिया के अंदर, इंटरनेट के अंदर, संचार क्रांति के अंदर हमारे देश के युवाओं ने पूरी दुनिया के अंदर अपना झंडा गाड़ रखा है। ये सोच सिर्फ और सिर्फ किसी की थी, तो राजीव गांधी जी। आज टीकाराम जूली जैसा व्यक्ति, आम परिवार का व्यक्ति, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अगर राजनीति के अंदर आया तो ये सोच राजीव गांधी जी की थी कि संविधान के अंदर 73वां और 74वां संशोधन किया और पंचायती राज और नगर निकाय के अंदर ये तय किया कि इसमें आरक्षण होगा, एससी का आरक्षण होगा, एसटी का आरक्षण होगा, ओबीसी का आरक्षण होगा, महिलाओं का आरक्षण होगा और 5 साल के अंदर चुनाव होगा। अगर ये नहीं होता तो टीकाराम जूली जी की, जूली जैसा व्यक्ति आप लोगों के बीच में नहीं होता। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं याद करता हूं राजीव गांधी जी को, जिन्होंने इस देश के लिए बोफोर्स तोप खरीदी। जब तोप की बात आई तो यही लोग, बीजेपी के लोग, जिन्होंने राजीव गांधी जी पे आरोप लगाए, उन्होंने लोकसभा के अंदर उनके आंसू आ गए, उन्हें कसम उठाई कि मेरा कोई एक पैसे का लेना देना नहीं है, और ये लोग उन पे आरोप लगाते रहे कि पुरानी फितरत है। लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ, इनके कार्यकाल के अंदर, बीजेपी के कार्यकाल के अंदर पाकिस्तान हमारे अंदर आ गया और उस समय उसको, पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो वही बोफोर्स तोप थी कि हमारे देश की सेना ने राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए। ये राजीव गांधी जी का काम था। आज ये लोग किस प्रकार की बातें करते हैं? मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। मैंने कहा इसको खोल के देख लो, इस देश के अंदर लेके आने वाले राजीव गांधी जी हैं। आप जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, तो कथनी और करनी में अंतर। आज देश के अंदर क्या माहौल है, किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। आसाम के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। राजीव गांधी जी ने समझौता किया और कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा दिलवाया और लोकतंत्र के अनुरूप चुनाव करवाया। हमारी सरकार भले भी चलेगी, लेकिन लोकतंत्र को राजीव गांधी जी ने जिंदा रखा है। ऐसे राजीव गांधी जी। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता के वर्कर, क्या जो सौगात हमें हमारे नेताओं ने दी है, ये पूरा इतिहास है इस देश का। इस देश के अंदर जो सुई नहीं बनती थी, वहां से लेकर आज मंगलयान तक हम पहुंच गए। कांग्रेस के नेताओं पे, कांग्रेस की नीति का, हमारे जो संविधान के अंदर जो हमने संशोधन किए, क्यों उनकी देन है कि आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। और आज जो लोग सत्ता के अंदर बैठ के जिस प्रकार से संविधान को कमजोर कर रहे हैं, एक तरफ वो व्यक्ति था जिसने संविधान को मजबूत करने के लिए संविधान के अंदर संशोधन किया। 18 साल तक के युवाओं को वोट का अधिकार किसने सोचा? राजीव जी ने सोचा कि हमारे युवा जो है इनको आगे आना चाहिए, इनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। आज युवाओं की भागीदारी होगी तो ये देश आगे बढ़ेगा, आगे तरक्की करेगा। आज ये लोग क्या कर रहे हैं? संविधान को मजबूत करने की बजाय संविधान को कमजोर कर रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि देश में किस प्रकार के उदाहरण सामने आ रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ये बात रखी है, मैं भी ये कहना चाहूंगा, क्या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र को, इस संविधान को कमजोर करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर को आज ये तय करना पड़ेगा। आज राजीव जी के समक्ष
इनके पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके बलिदान के अवसर पर दिल के अंदर ये भावना पैदा करनी पड़ेगी कि इस देश को आजादी कांग्रेस ने दिलाई, इस देश को मजबूत संविधान कांग्रेस ने दिया, इस देश को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया, तो आज इस देश को कमजोर नहीं होने देंगे। चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी पड़ जाए, ये निवेदन मैं के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से करना चाहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि आप सबकी तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से राजीव जी को याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार आदरणीय दिलीप साहब। अब मैं उनके जीवन के विचार रखने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राजीव जी को हर रूप में अलग अलग काम में देखा, और एक पंक्ति जो जीवन में सबसे सटीक बैठती है कि उम्र बड़ी नहीं, जीवन बड़ा होना चाहिए। ऐसा राजीव जी ने कृतार्थ किया अपनी नीतियों से, दूरदर्शी से, और उनके विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजीव जी के साथ में बड़ी निकटता से देखा, और हम भाग्यशाली हैं कि जो उनके साथ बड़े नजदीक से रहे, उनके माध्यम से विचार जान के हमें प्रदेश के कोने कोने में लेके जाना है। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लोकसभा जी, केंद्र प्रतिपक्ष विक्रम जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पीडी कन्ना जी, प्रताप सिंह जी पत्रकार, और मेरे दादी जी जो हमारे कन्वीनर है, गरीब कुमार जी जो आपके महामंत्री संगठन के, बाकी सभी लोग बैठे हुए हैं, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को बात के लिए धन्यवाद दूंगा। शुरू करिए जो हमारे नेता हैं, इनका त्याग बलिदान देश दुनिया में कैसा लगता है, उनकी पूरी तिथि में कम से कम लोग बैठ करके चर्चा करें। जीवनी करते थे, उनका जो व्यक्तित्व था, कर्तव्य था, वो भी चर्चा। राजीव गांधी जी के बारे में मेरे मूल दर्शन बहुत सारे। पहले मैं कहना चाहूंगा आपको, अपनी एक पत्रकार आए मेरे साथ में, जिनका नाम है सत्य पारे, बहुत पुराना है, वरिष्ठ पत्रकार है, आके पत्रकारिता का काम करते हैं। वो कहने लगे साहब कि आपकी कौम की विरासत खत्म हो गई। बीजेपी वाले आरएसएस वाले पूरी तरह विरासत को करने चलना, और कांग्रेस वाले उसको बचाने में क्यों नहीं लगे रहते, क्यों नहीं लगे। ऐसे प्रोग्राम जो दूतावास ने किया, उसका उदाहरण है कि हमें कौन कौन तरीके से अच्छे लोगों नहीं कर पा रहे, सामाजिक संगठन हो, मौका लगे तब हम लोग संगोष्ठी करें, सेमिनार करें। लंबी लिस्ट है हमारी, महात्मा गांधी से लगा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, या उसके पहले जो लोकमान्य तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, कितने पूरी विरासत हमारे पास में है। विरासत अगर देश में है तो हमारे पास में है। इन्होंने अपनी उंगली नहीं कटाई है। आज जो सत्ता में बैठे गए हैं, एक उंगली नहीं कटाई है, और ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आज आधुनिक भारत के लिए कहानी बना। हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में दमखम है, वो जवाब दे सकते कर रहा, यह हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार झूठ बोलने के है नहीं, की तरह ये कुछ ही फेंक सकते। अभी चेंगे यात्रा निकाल रहे हैं, आप नोट किया होगा, बीजेपी तिरंगे यात्रा इन्वाइट करें सभी को, कांग्रेस को इन्वाइट करें, और सरकारी शासन में दुरुपयोग का वो यात्रा जो है, वो यात्रा सरकारी यात्रा है, वो तमाम
चार्टर बन रही है सरकारी पैसे से। एनसीसी जो होती है कॉलेजेस के अंदर एजमिंग होती है, नेवी होती है, उन सब बुलाए बच्चों को, स्काउट वगैरह बुलाकर ज्ञापन दिया है राहुल गांधी को जवाब देने के लिए। तो आप सोच सकते हो तो लंबी बात हो जाए। राहुल जी की राजनीतिक ख्याल में मंत्री रहा। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने से पहले महामंत्री थे। अभी कन्ना जी जो किस्सा सुना रहे थे, वो जो महामंत्री थे उसका क्या सुना रहे थे। वास्तव में वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके जमाने में जो काम हुआ वास्तव में अगर हम लोग रिसर्च करवा है तो रिसर्च करनी चाहिए। दादी जी जैसे हमारे ये बोल रहे थे आप बीच रहे हुए हैं, इनको चाहिए कि छात्रों को मोटिवेट करें, राजीव गांधी के बारे में रिसर्च करें, उनका 5 में कार्यकाल की उपलब्धि क्या है, तो आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी। तो सोच नहीं सकता 40 साल का नौजवान प्रधानमंत्री बन गया देश में, 40 साल के बाद। अब आप मेरे कितने लोग 40 साल में हाथ करेंगे बताइए। इस उम्र में प्रधानमंत्री बन गए वो, तो आप सोच सकते हो कितनी उनकी युवाओं के लिए सोच थी। 18 साल के मतदान जब हुआ था वर्किंग कमेटी में डिस्कस, तो मैं बैठा हुआ था वहां पर, तो विरोध किया उसका, आप बहुत भारी गलती कर रहे हो 18 साल के मतदान को अधिकार देके, क्योंकि छात्र जो है ये मेरे सरकार के खिलाफ होते हैं, एनटी असेंबली में उन्होंने परवाह नहीं करी और उसको मतदान करने का अधिकार दिया। एसटी के लिए महिलाओं के लिए जो कानून पास किए हैं वो छिपके हैं, बाहर आते ही नहीं। पंजाब राज जो बाहर आते हैं बात करते हैं, पंजाब राज की लिखा है असेंबली थोड़ी थी, उसकी बात तो फिर भी होती है। और उनके हर कानून पास किए गए। राजीव लोगेवाल संगठन का वहां पंजाब के अंदर बहन सिंह जी की हत्या भी हो गई और बाद में आतंकवाद ने इंदिरा गांधी की हत्या हो गई जो हमारी नेता थी। आप बताइए इस देश के अंदर महात्मा गांधी की हत्या, इंदिरा जी की हत्या हो गई, बहन सिंह जी हो गई, राजीव गांधी की हो गई, और इतने बेशरम लोग हैं ये सत्ता में बैठे हुए, ये इतिहास को याद ही नहीं करना चाहते। तो ये नई पीढ़ी को क्यों भ्रमित कर रहे देश में? अगर तुम नई पीढ़ी को गुमराह करोगे तो तुम्हारा खुद का इतिहास कभी बन नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। ये मैं कहता हूं। इंदिरा गांधी 2 टुकड़े करके पाकिस्तान से आज तक नहीं सुना उससे बीजेपी के नेता के मुंह से, वो उसमें गलती ढूंढेंगे। आप पर तो सोशल मीडिया में देखते हैं कितना सुंदर हुआ उसमें कमी ढूंढेंगे। तो कहने का मतलब ये है राजीव गांधी जो है एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने, मैं आपको 2-3 किस्से बताऊं जो कन्ना जी ने बताया था, मुझे याद है उनके साथ। मैं जम्मू में 82 के चुनाव में था, वो महामंत्री थे और मैं उप मंत्री था इंदिरा जी के साथ, और चुनाव चल रहा था। हम लोग जा रहे थे, हम लोग कार बैठे बात कर रहे थे। एक हरिजन जो हरिजन वो सुबह सुबह खिला लेके, बहुत बूढ़े आदमी थे, बहुत जोर लगा के जलाना चाहते थे, वो चल नहीं पाता थे, कुछ नहीं रहा था। मुझे कहा अशोक देखो ये जो हरिजन गुजर का आदमी है वो जोर लगाना पड़ रहा है और ये जोर रहा है, अगर इसमें जो चक्के हैं उसमें वो लग जाए, ग्रिल लग जाए तो कितना आराम नहीं चल सकता है, इसको कष्ट नहीं होता। आप सोच सकते हो व्यक्ति का कितना मर्द था लोगों के साथ, ऐसा व्यक्ति था। आकाश झुका पड़ गया राजस्थान में 3 दिन तक सोनिया गांधी साथ थी, गर्मी का टाइम था,
3 दिन तक मुलायम ने 8-9 दिनों दौरा किया यहाँ पर। मैं और हृदय जोशी मुख्यमंत्री थे, हम एक कार में पीछे बैठे रहते थे और राजेश जी चलाते थे कुछ गाड़ी को तो सोनेरी पास बैठे हुए हर जगह लोग अपने बात करते दुकानात वर्कर से, मजदूरों से, क्या कचरे तो नहीं है, पानी है, चारा है गायों के लिए, कर्ज तो नहीं है, मजदूरी मिल रही है, जो अपन बात करते हैं वो बातों में बोलते हैं। तो उनके बारे में जो घंटा 2 घंटा बड़े घंटा मुझे उन्होंने 34 साल की उम्र एज होती है, उस एज में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना। आप सोच सकते हो 34 साल की उम्र में मैं पंजाब प्रदेश कितने को कुछ 40 साल के थे, जानते थे युवाओं को हम आगे बढ़ाऊंगे, कितने देर में आगे बढ़े होंगे वो सोचते थे। आज जो लीडरशिप दिखती है आपको देश के अंदर, मैं कई बार बात कहता हूं कि भाई इंदिरा गांधी ने संकट में थी और चुनाव हार गई थी, खुद भी चुनाव हार गई थी। उसके बाद में चुनाव है असेंबली में, हम भी हार गए, मैं भी खड़ा हुआ था असेंबली में, बट आंधी चली इंदिरा जी। तो उस पर जो साथ किया इंदिरा जी का, आज वो लोग जो है 40 साल के अंदर बैठे हुए, हमारी भी सीमा होती है और कुछ नई पीढ़ी आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, जो संभव है हम लोग कर रहे हैं और अंतिम काल तक करते जाएंगे। अब मेरे जैसा व्यक्ति अति संतुष्ट है, मुझे जो चार्ज मिला हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 2 में मिला हो। तीन बार मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करना, और तीसरी बात तो मालूम आपको, सरकार बच गई, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आप सबकी साथ थी, आप सबकी साथ थी और सरकार बच गई। यहाँ नंबर 1 नंबर 2 देश के अंदर तय करने सरकार गिराने का, नंबर 1 नंबर 2 समझ गया आप लोग, वो तय कर रहे सरकार गिराने का। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में 50% चलेगी शिक्षा सरकार जीत गई। आप सबकी दुआएं थी, हाईकमान का आशीर्वाद था और 5 साल मैंने पूरे करते, वरना आबादी कहना नहीं होता है, 5 साल पूरे 2 साल उसी की देन। और देखो जम के काम कर रहा आदमी, मंदिर तक बना लिए, मंदिर बनाने बहुत बड़ा काम है, ये मामूली नहीं है, बूथ बनाना बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब यह कि जो उस वक्त में हमने देखा 34 दिन तक होटलों में मतदान में कैसे सरकार में बहुत कैसे मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कह नहीं सकता आपको। ये जो मैं आपको कह रहा था सब बातें, राहुल गांधी गांधी गए जीते क्या श्रीलंका में शांति तभी करने के लिए सलामी ले रहे थे, आपने देर को मालूम होगा, जो सलामी ले रहे थे, एक वहां के सैनिक ने बंदूक से हमला किया उनके ऊपर, बार बार बच गए वो, बार बार बच गए वो, पीछे हुए खुद ने देखा अपना पता, 1 सेकंड का फर्क नहीं, आधा सेकंड उन्हें चले जाते, पूरा देश चिंतित हो गया। वापस आए तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर वेंकट रमन, वो खुद उनको लेने गए एयरपोर्ट के अंदर हौसला अफजाई करने के लिए। तो वो एक व्यक्तित्व अलग ढंग का था जिसका मैं क्या बखान करूं, और जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा 21 घंटे में जाएंगे, उनका मकसद ये था, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई 21 घंटे में जाओगे क्या होता, अपना जाएंगे। आज 84, 85 चल रहा है, तो 5 साल के बाद में जाए, 6 साल के बाद ये इसमें जो चाहते थे हिंदुस्तान 20वीं सेंचुरी में दुनिया के जो विकसित राष्ट्र है, हम उनकी तरफ देखते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब में,
तो 21st सेंचुरी ऐसी हो, हम लोग खुद भी हिंदुस्तान के लोग भी उनकी तरफ में देखें, हम भी बराबर आ जाए उनके विकसित राष्ट्र का। आज मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्व गुरु बनने की। अरे अगर राजीव गांधी जैसे नेता नहीं होते, इंदिरा गांधी नहीं होती, दाखिल जमती बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं होते, पंडित नेहरू ने आधार कोई ढांचा तैयार किया, वो नहीं होता, आज आप ये बातें करने का हिम्मत भी नहीं। दुनिया भर में सम्मान होता है आज देश का। मैंने मोदी जी को भी कहा था वहां के अंदर मीटिंग के अंदर, मोदी जी आप जाते हो दुनिया में तो आपका सम्मान होता है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि सम्मान इसलिए होता है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो महात्मा गांधी का देश है, या त्याग बलिदान हो गए हैं, ये लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र है। तो ये कुछ जो है असम के अंदर बोडो आंदोलन चला, आपको मालूम है, वहां राजीव गांधी ने समझौता किया, उसमें कांग्रेस सरकार चल रही थी वहां पर, उस सरकार को कुर्बान किया वहां शांति स्थापित करने के लिए। बोडो आंदोलन बहुत बड़ा था, आज तो यह संगठन बन गया, आपको मैं कुछ लागू मालूम होगा। राहुल राजीव गांधी ने आंदोलन समाप्त हो, देश एक रहे, अखंड रहे, इंदिरा गांधी हो या कोई नेता हो कांग्रेस का, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, एक अखंड तो खुशहाली ही चलो। वो समझौता हुआ वहां पर, उसके कारण हमारी कांग्रेस सरकार को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा, खाली समझौते के कारण उसको कामयाब करने के लिए। और कामयाब हुआ वहां पर, सरकार बन गई आजू की, एक बार बनती है, 2 बार बनी होगी, अब वो खत्म हो गई बात, वहां पर कांग्रेस की धारा वहां गई, देश बन गया। आंदोलन बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने कहा कि क्या क्या आपको मैं बताऊं, आप इतने समझ लीजिए, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए। ये 5 की बात की गई, 21st सेंचुरी बात की गई, आज ये IT और मोबाइल फोन इंटरनेट युग का सपना, फायदा कैसे था, मोदी ने उठाया, पूरे देश में 4 निशानी लोगों का, और ब्रह्म फैला बना करके 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, तो मैं बदलाव करके सत्ता बना दी। और वो 2G स्पेक्ट्रम का गया, कोलगेट का गया, 1,57,000 करोड़ का घोटाला हो गया। बोफोर्स के अंदर जो भी मेरी मूल मंत्रियों ने कहा कि कारगिल में सैनिकों ने जब चढ़ाई बोफोर्स जंग को, राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। किस प्रकार से उनको बदनाम किया गया देश के अंदर, किस प्रकार बदनाम किया गया, आपको मालूम हो गया। लोगों को रात दिन मीडिया उनके पीछे पड़ा रहा, बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, उसका क्या मालूम, ताकि क्या हो उसका। आप सोच सकते हो इस प्रकार के हालात इस देश में रहे हैं, बदनाम कर करके सजाना पड़ता है। अंत में आपको एक बात करके अपनी बात सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी सोनिया जी के साथ आपको मालूम है, कांग्रेस को बचा दिया उन्होंने, कांग्रेस बिखर गई थी। हमारे कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, आपको याद होगा, कितने लोग बीजेपी ज्वाइन कर रही। सोनिया गांधी ने स्वीकार किया कांग्रेस अध्यक्ष बनना 98 के अंदर। उसके बाद में कांग्रेस 20 साल उन्होंने चलाई। अब राहुल गांधी जिस प्रकार से एक्टिंग चले गए, वो आजादी के बाद में राहुल गांधी ऐसा नेता होगा पहला जो पूरी तरह समर्पित हो गया गरीबों के लिए, दलितों के लिए, गुजरों के लिए। वो जो बोल रहे हैं, अकेला बोल रहा है, कांग्रेस नहीं कर रहा है, पार्टी वाले साथ धीरे धीरे, ये बहुत बड़ी बात है। पार्टी में कई तरह लोग होते हैं, पार्टी में कई तरह लोग होते हैं, उन्होंने तय करने से मैंने आपका तरफ पकड़ लिया है। जाति की जनगणना की बात की, पार्लियामेंट के अंदर भी बात मोदी जी के मुंह पे कहा, ये जनगणना होती रहेगी, आप लेकर मैं करूंगा। तो क्यों क्या हम उनको करना पड़ा सरकार को। तो आज अपनी आजादी के बाद करूंगा, आजादी के बाद में राहुल गांधी वो नेता है जिसने ठान ली है
तो कैसे मुझे सोशल सिक्योरिटी में काम करना है। मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया रास्ता अपने अंदर, स्वास्थ्य में भी, पेंशन में भी, कई स्कीम लेकर आए हम लोग भी, और लोग आज भी गाँव गाँव में हमारी सरकार को याद है। तो आप कहीं चले जाओगे, हमारी गवर्नमेंट के कामों को अभी तक लोग याद कर रहे हैं, मैं आपको दाव निवास कर सकता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इस माहौल में चल रहे हैं। अब मैं क्या कहना चाहूंगा, कृपा करके आप, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा आपने। आप खड़े करो, कितने लोगों ने ये बारे में जानकारी रखा आप लोग? बस आप सोचती होगी आप कितने कर रही हो, आप क्या कर रही हो, बेटियां हो, गई हुई हो, आप क्या कर रही हो, आप पहले हाथ खड़ा हो जाएगा। ये जो है ये आपका चमत्कार। हम मैजिक की बात करते हैं, हम जादूगर हैं, हम लोग बड़े ठीक करते हैं, हम तो जादूगर हैं। सिर्फ बताकर लोग कहते थे वो ये जादू हो गया है, और लोगों को विश्वास रहता है कि जादू ही है, ठीक हो नहीं सकता। जादू का मतलब है कला क्या, इतनी शानदार ट्रिक होती है वो, जो लगती लोगों को ये तो वास्तव में जादू है यार, हो नहीं सकता है तो ठीक, ये जादू है। और ये वास्तव चमत्कार है, मैं बहुत यूज करता हूं, आप सब यूज करो। आप कहीं जाओ, जो पूछोगे बताएगा। कोई किताब पढ़नी हो, कुछ भी करना हो, आज आप यहाँ आए, अगर आप राजीव गांधी के बारे में पूछते उसको, तमाम इश्यू बता देता। तो कृपा करके कांग्रेस विलास से बचा नहीं है, इनके पास साधन बहुत हो गए हैं बीजेपी के पास। हर को खरगोश में छूटा है, कोई 18 नौकरी बनाएंगे हिंदुस्तान में, सारे इनके बीजेपी दफ्तर बन गए नए, इनके जो संगठन दूसरे हैं और क्या क्या है उनके अलग नौकरी बन रहे हैं। और चुनाव में लड़ा जाता है ये फौज कर पैसे के बल पर, फौज कर राहुल गांधी बोलते। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, कृपा करके ये जो मैं मौत दे के बात कर रहा हूँ, मैंने जो कहा है, ये जो बैठे लोग इतने सारे, ये इसलिए आए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक्टिविटी कर रही राजस्थान के अंदर। अगर लीडरशिप काम नहीं करती है, फिर कार्यकर्ता 60-80 आगे बढ़ जाते, हम कोची करते, पूरा भरा हुआ है, और वो क्या कहते हैं, हाउसफुल है, हाउसफुल है, पीछे से जो बैठे हुए हैं ऊपर हाउसफुल में बैठे हैं। तो कृपा करके आप लोग एआई का यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको मजा आएगा। कोई चीज पूछनी हो उसको, ऐसी भी हो, वो बताएगा, डिटेल में बताएगा। यही बात करता हुआ, और मैं इसलिए कह रहा हूं, विरासत को बचाना है, हम बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते। अभी मैं किसी मित्र के गया था, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक, वो कहने लगा कि मैं दिन में किताबें पढ़ता रहता हूँ। अब वो कहता है मैं एआई का यूज करता हूँ, पहले किताब में साथ में पढ़ता था, अब मैं 2-3 दिन का सारांश एआई में देख लेता हूँ, और बीच में मुझे कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बीच में ही, उसके जवाब क्या है मेरे पास। तो मैं इस प्रकार से, अब मेरा तरीका बदल गया पढ़ने का। मैं आपको ये बात ऐसी कह रहा हूँ, विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, तो बचाना जरूरी देश को कांग्रेस जरूरत है, और कांग्रेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस मजबूत खाली खड़गे साहब राहुल गांधी नहीं करता, सोनिया गांधी नहीं करता। जब तक सब मिलकर के कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी है वो एहसास करेंगे कि मैं जो पार्टी में हूँ, पर है या नहीं मेरे पास में, आजकल कई बच्चे भी वो लोग आते हैं, इसका मैंने कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है। जो मिलने आते हैं तो मुझे मेरे पास दिला दीजिए, मैंने हो क्या पहली बार देख रहा हूँ, और मैं तेजी को भेज देता हूँ सारे पेपर। अब 20-30 बना करके बंडल इनको लिखता हूँ, मेरे को मिलने आए हैं,
और मुझे जो है ये दिए मैं आपको भेज रहा हूँ। इनको मैं इसलिए भेजता हूँ, मुझे ना याद इनको है भाई कौन कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा है, ये फैसला ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आपको निभानी है, विरासत को बचाना है, रात एक काम करना है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने राजनीति की करुणा, बहुत बढ़िया, जनसेवा, आसामी प्रेरणा, नहीं आसामी अच्छा, इन सब के माध्यम से जो प्रकाश डाला, सब चीजों का मिश्रण था इसमें, सब चीजों का राजनीति ने शिक्षा को लेकर जो अनुभवी कार्य किए थे, जरूरी है ना, वरना तो लोग बोल रहे चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, तो मुझे उसी श्रृंखला में याद आ गया कि अगर आपको 1 साल की योजना बनानी है तो अनाज उगाइए, अगर आपको 10 साल की योजना बनानी है तो पेड़ लगाइए, अगर 100 साल की योजना बनानी है तो शिक्षा को लाइए। और वही काम हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए इस प्रदेश के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम स्कूल से जो गरीब को, वंचित को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने का एक काम किया, उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ाने का जो काम किया, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद डोटासरा जी, जिन्होंने उनके जीवन के, उनके विचारों को आत्मसात करके जब अवसर मिला तो उसे फलीभूत किया। और जब शिक्षा ही नहीं, युवाओं को जब नेतृत्व देने की जिम्मेदारी आई तो उसको भी बखूबी निभाने का आपने काम किया। आप पधारे और अपने विचारों से हमें अनुप्रेरित करें। आदरणीय श्री गोविंद डोटासरा जी। सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को सत सत नमन करते हैं। उनको हम सब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनकी पुण्यतिथि के ऊपर यहाँ पर पधारे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि राजीव जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ, सबके साथ काम करने का जिनको अनुभव है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब भी पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष जो राजस्थान की विधानसभा में दमदारी के साथ में राजस्थान के लोगों को के मुद्दे उठाते हैं, आदरणीय कल्ला साहब हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब, रफीक साहब, अमीन साहब, तिवारी जी, विद्याधर चौधरी जी, गोपाल मीना जी, सारिका जी, अनिल शर्मा जी, हरिमोहन जी, प्रहलाद गुंजल जी, शिखाबेन जी, हमारे सबके नाम लूंगा, समय लगेगा। आज वास्तव में हमने पहली बार एक नया प्रयोग किया जिसकी वास्तव में आवश्यकता थी कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की इस पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर हमने निर्णय लिया कि जब भी हमारे नेताओं की पुण्यतिथि आएगी तो हम इसी प्रकार से संगोष्ठियों का आयोजन करके उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व, उन्होंने जो देश को दिया, समाज को दिया, प्रदेश को दिया, उनकी चर्चा हम लोग करें। और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि प्रदेश के तमाम कांग्रेस के लोग उसमें बढ़ चढ़ करके भाग आज की तरह लेंगे, क्योंकि यही एक अवसर होता है जब हम उस नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि उस नेता ने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले, कैसे समाज की सेवा की, कैसे देश और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने अपने विजन से योजनाएं बनाई और किस प्रकार से देश में क्या तरक्की हुई, प्रदेश में क्या तरक्की हुई, ये सब चीजें देखने को मौका मिलेगा और सुनने का अवसर मिलता है।
बहुत ठीक बात है कि राजीव गांधी जी के जो अल्प समय में कार्य किए गए उनकी इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर कोई एक एक काम को, उनके महत्वपूर्ण निर्णयों को, देश को समर्पित उनकी योजनाओं के अगर बखान किया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि युवाओं को, 18 साल के युवा को देश का भविष्य तय करने का, नेतृत्व तय करने का अवसर दिया। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मोदी जी ने तो युवाओं का भारत करके 2014 में देश में सत्ता हथिया ली, लेकिन उसके बाद में 11 साल हो गए देश में, दिल्ली में सरकार बने, युवाओं के लिए कोटि कोड़ी का काम नहीं हुआ। राजीव गांधी जी ने जो एक बात कही थी कि जो सेंटर से पैसा आता है उसका 15% पैसा ही गांव तक पहुंचता है, इसकी भी उन्होंने खिल्ली उड़ाई। लेकिन उन्होंने तय किया, दोनों चीजें तय की कि एक तो जो भी योजना बनेगी दिल्ली में बैठ करके एसी कमरों में नहीं बनेगी, गांव की चौपाल में ग्राम सभा और ग्राम के लोग बैठ करके अपनी योजना बनाएंगे कि हमारा कैसे विकास हो, और उसके ऊपर फिर डायरेक्ट उनको योजनाओं का पैसा, पूरा का पूरा 100% पैसा उनको मिलेगा। उनका कहने का आज से ये था कि जो ग्राम पंचायतों के लिए, कस्बों के लिए विकास का पैसा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट है, वहां दूसरे फंड में खर्च कर देते हैं, और जो वास्तव में वो पैसा वहां पर लगना चाहिए वो पैसा वहां पर नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने निश्चित कर दिया कि डायरेक्ट वहां का पैसा ग्राम पंचायत के खाते में, दिल्ली के खाते से आएगा। और आज हम देख रहे हैं कि कई सालों से डायरेक्ट ग्राम पंचायत को पैसा आता है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है, और राज्य सरकार उसमें से एक पैसा भी नहीं ले सकती। ये बात जरूर है कि राज्य को जो बजट देना पड़ता है वो अभी भी राज्य सरकार थोड़ा बहुत डिले कर सकती है, लेकिन केंद्र से जो पैसा आने वाला है वो तत्काल रूप से ग्राम पंचायतों में सीधा आता, उसका भी उन्होंने मखौल उठाया। आईटी की बात की, 2021 की सदी में ले जाने की बात की, तब ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग खिल्ली उड़ाते थे। आज आप बताओ कि मोदी जी 2047 में ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? फिर उनको तो ऐतराज होना चाहिए इस बात से कि आप आगे की बात क्यों कर रहे हो, वर्तमान में जियो। अगर वो आज राजीव गांधी जी उस वक्त 2021 की सदी की बात नहीं करते तो 2021 और अब जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी जो बात है, उन्होंने पंचायती राज में 73वां और 74वां संशोधन संविधान में कर करके जो महिला आरक्षण और ओबीसी को, जिस ओबीसी की जनगणना के लिए, पूरे देश की जातिगत जनगणना के लिए राहुल जी बात कर रहे हैं, वो राजीव गांधी जी के समय से निकली हुई बात है कि देश में ओबीसी के लोग कितने हैं, उनके लिए क्या योजनाएं बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, एससी एसटी कितना है, उनके लिए योजनाएं बन रही है कि नहीं बन रही हैं, बजट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, गरीब स्वर्णिम कास्ट के व्यक्ति कितने हैं, उनके लिए कोई योजनाएं जा रही है कि नहीं जा रही हैं। ये वहीं से सोच शुरुआत हुई थी। और आपने देखा होगा कि उसके बाद में 5 साल से पंचायती राज के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव कराने अनिवार्य हो गए। उसमें महिलाओं का आरक्षण और ओबीसी का आरक्षण हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय, 2011 का निर्णय भी है, 22 का निर्णय भी है, वो निर्णय ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि आप अगर नगर निकाय पंचायती राज में अगर आप ओबीसी का आरक्षण देना चाहते हो तो आपके पास में वो जनसंख्या वो होना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए कि इनकी जनसंख्या कितनी है जिससे उनको उसके अनुपात में आरक्षण मिल सके। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई गोविंद डोटासरा का फैसला नहीं है। कुंडली मारे बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस फाइल के ऊपर कुंडली मारे बैठे हैं
और एक राग अल्पा रहे हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन। मैं पूछना चाहता हूं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन आपका कहां है, क्या पॉलिसी है, क्या कानून है, क्या चर्चा है, क्या आपने कोई कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला लिया है, क्या विधानसभा में अंदर कोई बात की है, क्या? कुछ नहीं है। ये कौन सा 1 स्टेट 1 इलेक्शन हुआ कि साहब जिनका कार्यकाल 5 साल हो गया और जिनका 1 साल बाद में कार्यकाल होना है, वो 5 साल वाले को हम 6 साल तक चुनाव, 1 साल तक चुनाव नहीं कराएंगे, और जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो हम चुनाव करा देंगे। ये तो कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। हमारे स्टेट में 5 राज्यों के चुनाव हैं, दिसंबर नवंबर में होते हैं, और लोकसभा के चुनाव होते हैं अप्रैल और मई में। तो फिर इन 5 स्टेट को 6 महीने के लिए आप राष्ट्रपति शासन लगा करके साथ ले जा सकते हो। इसमें कानून पहले से मौजूद है। आप नया क्या कर रहे हो मुझे ये बता दें। भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। गहलोत साहब ने बहुत सही कहा कि एआई का प्रयोग करना चाहिए, और इस जो टेक्नोलॉजी है इसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करके मोदी सरकार ने, दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने सत्ता हथियार, और अब हमको एआई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बाद जानकारी चाहिए। हम जानकारी तो ले लेंगे गहलोत साहब, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, उसका कोई तोड़ आपके पास हो तो आपके अनुभव से हमें बताना। ये तो पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाने लग गए, इसका क्या तोड़ निकलेगा ये बताओ। मतलब एआई से भी आगे चले गए, बताओ किसको पकड़ेंगे हम? तो इनको एआई की ट्रेनिंग देंगे, ये पर्चियों की ट्रेनिंग देंगे। अब पर्ची निकल गई, भाई साहब मस्त है, मार रहे ठरके इधर से उधर। मुझे कोई कह रहा था कि साहब ये 1.5 साल से भाषण ही भाषण फेल रहे हैं, कुछ काम भी करेंगे क्या? मैंने कहा एक बात बताओ आप, जब अपन बचपन में बच्चे थे या कोई किसी भी व्यक्ति के लॉटरी का सिस्टम चलता है, और अगर किसी के पैसे की लॉटरी लग गई तो वो केवल लॉटरी खरीदेगा या काम करेगा? वो लॉटरी खरीदेगा कि मेरे तो इसी से तान बैठी है, तो वो कभी काम नहीं करेगा। इसलिए इस मुख्यमंत्री जी से काम की उम्मीद ही मत करो आप। ये मुख्यमंत्री तो देखेंगे कि ठीक है झगड़ रहे हैं, ऐसा ही भर्ती की परीक्षा है, उधर किरोड़ी जी कुछ ही कह रहे हैं, उधर एसओजी कुछ ही कह रही है, हाईकोर्ट डांटी पटका रहा है, मंत्रिमंडल की उप समिति कुछ ही कह रही है, और भाई साहब मस्त होकर के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं कि मजे लो, जो होगा सो राम रचिरागा। तो भाई साहब फिर आपको क्यों बनाया ये बताओ। मुझे कोई कह रहा था कि हमने कहा मुख्यमंत्री जी ऐसे काम नहीं चलेगा, आपके फीडबैक दिल्ली में ठीक नहीं जा रहा है। बोले यार मैं कौन सा मेरी क्वालिटी से बढ़ाऊं, मेरी तो पर्ची निकली है, जाए जब चले जाए, रहे तो रह जाएगा। मेरा कौन सा जनता को नाम देकर के उन्होंने कहा था कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर मेरे को जनता ने वोट दिए हों। जनता को तो हमने यूं बरगला करके योजनाओं की, कांग्रेस सरकार की योजनाओं की बुराई करके, पेपर लीक की बात करके, ये करके, आरपीएससी की बात करके हमने तो हमारा नाका निकाल लिया। कि नाका नहीं निकाला, आप धोखा कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो इन युवाओं के साथ में। अगर ये निर्णय जो ये कह रहे हैं कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हो गया, इसका निर्णय सरकार कर देती तो कोई भी निर्णय होता दोबारा होकर के, अगर ये दोबारा होती या दूसरी नई भर्ती होती, और उसके बाद में नए थानेदार नहीं आ जाते क्या? ये 1.5 साल तो खींच लिया। और मैं कहना चाहता हूं 5 साल तक एक भी एसआई की भर्ती दोबारा नहीं निकालेंगे, ये इनका मॉडल है। हर पेपर के बारे में सवाल उठाना। अरे भाई आपके पास एजेंसी है, आपके पास पुलिस है, आपने एसआईटी गठित कर दी, और उसके बाद में भी अगर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो जनता का दोष है क्या? ये बेरोजगारों का दोष थोड़ी है। ये तो आपकी नाकामी है, आपकी विफलता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। मैंने कल परसों कहा था गहलोत साहब कि ये इको का इश्यू है, इनको नौजवानों से, बेरोजगारों से नौकरी देने के लिए उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, इनका कोई विजन ही नहीं है।
इनको तो किरोड़ी जी तो कह रहे हैं कि अगर भर्ती निरस्त नहीं हुई तो मैं इनको चमत्कार दिखा दूंगा, जैसा आप कह रहे थे जादू दिखा दूंगा, तो जादू दिखाने की बातें कहते हैं। और अगर भर्ती निरस्त हो गई तो फिर आप बताओ, दो में से एक पर्ची तो परमानेंट खराब होगी। मैं लिख के दे रहा हूं, दो पर्चियों में से एक पर्ची चाहे तो किरोड़ी जी की हो जाए चाहे बदन लाल जी की हो जाए। ये ऐसा ही भर्ती इनके गले के अंदर जीवित सर्प है, काला नाग है राठौड़ साहब। ये इनको लेकर के जाएगी, पूरा तख्ता ही पट जाए, कोई दूसरे यही बीजेपी का दूसरा ही कोई कैबिनेट बन जाए। आप बताओ, मंत्रियों का देखो आज हाल देखो, वो जैसे किसी के जवान मौत हो जाए और उसमें हम जाकर के बहुत उदास और दुख प्रकट करते हैं, वैसे मंत्रिमंडलीय समिति में राजस्थान के भविष्य का निर्णय करने के लिए इतने उदास होकर बैठते हैं कि इनके कोई झूठ मार के बैठाया इनको। अरे भाई, हम दोबारा जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं करेंगे वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन सा जवाब हुआ? ये तो लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी कमेटी की, और पड़ेगी तो बुला लेंगे। तो ये क्या बात हुई भाई? तो सवाल ये है कि ऐसे समय में जब इस तरीके से पर्चियों से सरकारें बनने लग गई तो हमारा दायित्व बन जाता है, हमारा फर्ज बन जाता है, हमारा धर्म बन जाता है कि हम लोग सब उस महान नेता को, उनके किए गए कार्यों को, उनके जो योजनाएं हैं उनको बात करके हम जनता के बीच में लेकर के जाएं। हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में निर्णय किया है कि महीने में हर तरीके से 3-4 कम से कम दिन इस तरह की संगोष्ठियां करेंगे। 24 तारीख को संविधान के बारे में संगोष्ठी हमारे वकील समुदाय के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में दूसरे जितने भी सीए प्रकोष्ठ होगा, डॉक्टर होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, लेक्चरर होंगे, इस तरीके से हम सब लोगों के साथ में चर्चाएं करेंगे टाइम टेबल बना करके, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। आज देश में जितना मोदी जी 11 साल में विदेशों में घूमे, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में आज तक के प्रधानमंत्री उतनी दफा विदेशों में नहीं गए। और जब हमें जरूरत पड़ी पाकिस्तान के साथ में, जब ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान जैसे देश के साथ में चाइना बोल गया, एक दूसरा और देश बोल गया, तुर्की बोल गया, लेकिन हमारे साथ में एक भी देश नहीं बोला। और जब हम बात पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि अमेरिका ने मध्यस्थता क्यों की, तो कहते हैं कि ये तो सेना पे सवाल उठा रहे। सेना पे सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उप मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। कांग्रेस का कोई, राहुल गांधी हो चाहे खड़गे साहब हो चाहे कांग्रेस का कोई व्यक्ति, सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन तुम्हारी नाकामी के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धजिली के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी विदेश नीति फेल होगी उसके बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी आर्थिक नीति फेल होगी उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। और आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये जब नोटबंदी की थी तो आतंकवाद समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त जैसी बातें आपने बताई थी इससे होने वाली, तो वो आतंकवाद कैसे दोबारा पनप रहा है और उनमें से कितने आतंकवादी मिले, क्या हुआ, और ये ऑपरेशन सिंदूर का अब क्या होगा, ये बात पूछना कोई गुनाह है क्या? क्योंकि सेना तैयार है, लेकिन सरकार जब आदेश देती है तभी सेना काम कर सकती है, अपनी मर्जी से सेना काम नहीं। जब मोदी जी ने ये कह दिया कि सेना ने हमको खुली छूट दे दी है, तो फिर ट्रंप कौन होता है बीच में चौधराट करने वाला, पंचायती करने वाला और सीज फायर करने वाला कौन है? बाबा साहब का अपमान तो आए दिन, संविधान का अपमान आए दिन। आज भी राजस्थान में संवैधानिक संकट पैदा कर रखा है। संविधान की कुर्सियों पे बैठने वाले, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठने वाले। देवनानी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास पेन नहीं है तो पेन दे दूं, दिमाग नहीं है तो आजकल तो सलाहकार भी आपने रख लिया है, उससे पूछ लो। पहली बार रखा है सलाहकार। अब वो अलग बात है कि वो भारतीय भवन से आया है, कहां से आया वो तो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन आप कंवर लाल जी की सदस्यता समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं
कि 3 साल की सजा होगी, 27 मुकदमे जिसके खिलाफ है, और राहुल गांधी की 24 घंटे में आपने कैसे सदस्यता समाप्त कर दी और कैसे मकान खाली करा लिया। अरे अगर कल हमारे जूली साहब गए थे, इन्होंने बड़े शानदार तरीके से कानून की किताब बता करके उनसे पूछा, तो वही गोलमाल जवाब देने के आदी हो गए आजकल। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे, ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये बात आज चरितार्थ ये लोग बात कर रहे हैं। पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि भाई ये क्या है, ये रोजाना कांग्रेस आंदोलन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो कह रहे हैं अगर मैं कुछ कहूंगा तो वसुंधरा जी नाराज हो जाएंगी, अगर मैं कुछ इधर उधर बोलूंगा तो कभी बिड़ला जी नाराज हो जाएंगे, कभी गजेंद्र सिंह जी नाराज हो जाएंगे। आपका बिगाड़ क्या लेंगे? आपकी तो पर्ची निकली है, कौन सा इन्होंने हाथ उठा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप बताओ आपका क्या बिगाड़ लेंगे? आप तो खुले खेलो, जैसे मैं खेल रहा हूं ना वैसे खुले खेलो, देखा जाएगा जो होगा सो। समय आदमी को हमेशा नहीं मिलता है। गहलोत साहब ने ठीक कहा कि मंडल बन गए, ये बन गए। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरे में ताकत नहीं है, आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद और सहयोग दिया। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता ने मेरी बात को अध्यक्ष के रूप में मानते हुए तवज्जो दिया, इसलिए राजस्थान में, हिंदुस्तान में कांग्रेस का संगठन आगे चल रहा है। ये खड़गे साहब भी बोर्ड लगा के चले गए। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें देखने समझने की है, समय आ गया है। हमको रोजाना ये चर्चाएं करनी पड़ेगी, जिला स्तर पर संगोष्ठी करनी पड़ेगी, हमें ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, मंडल लेवल पे जाएंगे, और ऐसा 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 पूरे प्रदेश में हम लोग एक क्रांति लाने का काम करेंगे कि इनका आने वाले समय में पता नहीं चले कि एक काम है, इनको ढूंढे भी उम्मीदवार बीजेपी का नहीं मिले, ये स्थिति करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। 4 महीने बाद में नगर निकाय के चुनाव हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं राजीव जी को पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिलाना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी के लिए हमारी होगी। प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, छोड़ दो ये तेरा मेरा ये ग्रुप, ये फलाना ग्रुप, ढीकड़ा ग्रुप, ये कांग्रेस रहेगी तो तभी तो ग्रुप रहेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र में विश्वास करती है, सबको साथ लेकर के चलती है। इनके तो पर्चियां निकलनी है, एक खत्म हो जाएगी तो दूसरी निकल जाएगी। हमारे यहाँ पर्चियां नहीं निकलती हैं, सबसे सलाह मशविरा की जाती है, फिर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है जनता क्या चाहती है। मैं गहलोत को हमेशा कोट करता हूं और आज भी करना चाहूंगा कि कांग्रेस की मुख्य जो गवर्नेंस देने की बात यह है कि उसका मुख्य तत्व, मुख्य बिंदु यह है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा करें तो अच्छी बात चलनी चाहिए, लेकिन अगर लोग उसको ठीक नहीं माने तो वो काम हमको नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के दिमाग में ही नहीं आती। आज बिजली, पानी, त्राहिमाम मची हुई है साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ी में चढ़ गए, 4 तिरंगा ले लिया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, तिरंगा यात्रा निकाल रहे। कौन देख रहा है तुम्हारी तिरंगा यात्रा को? लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है। कल 4 घंटे सीकर के अंदर पूरा सीकर ब्लैकआउट हो गया। मैंने एमडी को फोन किया तो मैंने कहा इसकी भी पर्ची निकलेगी, कोई ठीक ठाक कर दोगे? बोले साहब ठीक कराता हूं। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ठीक हुआ। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। एक भी मंत्री, गहलोत साहब, एक भी मंत्री इनका जिलों में नहीं जा रहा है। और जिलों में जाके क्या करेंगे? समीक्षा तो यहां मुख्यमंत्री जी कर लेते हैं, पूरी की पूरी समीक्षा कर लेते हैं अधिकारियों के साथ पास बैठ करके। मैंने एक दिन एक अधिकारी को पूछा, नाम नहीं बताऊंगा, कि मैंने कहा मुख्यमंत्री जी क्या समीक्षा करते हैं ये बताओ। कि हम बोलते हैं और बोलने के बाद में हम हमारी बात कहते हैं, फिर उनके पास एक पन्ना होता है जो परमानेंट पन्ना होता है, न रंग बदलता है, न स्याही बदलती, न अक्षर बदलता। सब काम करो, मौज से करो, मेरी तरह मौज करो। भाई साहब आपकी तरह मौज कैसे करें बताओ? न पानी मिल रहा है, न पानी, बिजली मिल रही, न सड़क टूटी पड़ी है, न कोई योजना है, न कोई बात है। आप क्या मजा करो?
कि मेरे भी तो मुरली वाला मदद करता है, तो मुरली वाला तो जो कर रहा है वो हमारी भी कर रहा है, तब तो हम जिंदा ही नहीं, आपके भरोसे तो पता ही नहीं क्या हो जाता। मुरली वाला तो करता है, हम सबकी करता है, लेकिन आपका भी धर्म बनता है, आपका भी दायित्व बनता है कि पिकअप के ऊपर चढ़ करके 4 आदमियों के साथ में सांगानेर में यात्रा निकालने से इस प्रदेश का भला नहीं होगा। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री ने बिजली पानी की बात नहीं की और जून का महीना है, लोग कह रहे हैं प्यासे मर रहे हैं, और एक तो कल परसों ट्विटर पे देखा था कि पशु मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आज जयपुर के क्या हालात हैं, दूसरी जगह के क्या हालात हैं, पानी के क्या हालात हैं, कोई बात करने वाला नहीं। इसलिए मैं इस मौके के ऊपर इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छा, हमसे भी बहुत अच्छा बोलते, लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं हैं। ये पहला प्रयोग था, अब जो अलग अलग होगा, अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, बात करेंगे, सब पहले विषय बताएंगे, चर्चा करेंगे और जनता को कैसे राहत मिले इसके लिए संघर्ष करने का कांग्रेस पार्टी का समय है। और संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास कांग्रेस, गांधी परिवार, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से ज्यादा कोई नहीं। इससे बड़ा उदाहरण पूरे देश और दुनिया में नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर के आप देख लीजिए, और उन्हीं को गाड़ी दे रहे हैं जो संविधान लिखने वाले बाबा साहब हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं लोकसभा में, और आज कह रहे हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये अपना समय फालतू में बर्बाद कर रहे हैं। हमको चाहिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहिए, गांव में, ढाणी में, वार्ड में, मोहल्ले में जाए और जाकर के ये कहे कि बोल बाबा तेरे क्या तकलीफ है, बोल माई तेरे क्या तकलीफ है, हम तुम्हारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ में है। ये अगर अलग हमने जगा दिया तो इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आप सब लोग आए हो, पुनः राजीव जी के चरणों में हम नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आप सब लोग को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद। आप सब लोग बैठे रहेंगे, सब लोग बैठे रहेंगे, एक बार बैठ जाइए सारे। एक बात और कह देता हूं, आज अनुशासन की बात और कह देता हूं। जब इस महान नेता के पुष्पांजलि करने आए हैं तो इस सामने वाले बरामदे में क्या रखा है भाई, है कोई? आप सब लोग बैठो, सीनियर लीडर निकल जाए, फिर एक एक करके 15-20 मिनट लगेंगे महान हमारे नेता को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में आना, फिर बात भी करेंगे, मिलेंगे भी। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं होता है कि हम बैठे और आप जाकर के वहां सामने लाइन लगा लोगे। ये थोड़ा सा प्लीज अनुशासन की बात है। आप सब अच्छे कार्यकर्ता हैं, आप ही के कारण से गरिमा है कार्यक्रम की। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूंगा कि सब पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक एक करके जाए। एक मिनट की श्रद्धांजलि कैसे सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे। श्रद्धांजलि नहीं देते नहीं है।